वॉरेन बफे, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद अरबों डॉलर या फिर इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। खैर, आज हम उसी प्लेबुक को समझने वाले हैं जिसने एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले इंसान को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। सुनने में तो ये नियम बहुत ही सीधा साधा लगता है ना? कि कभी पैसा मत गंवाओ। लेकिन सच तो ये है कि इसी एक लाइन में बफेट के पूरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का निचोड़ छिपा है। यही वो नींव है जिस पर उन्होंने अपने अरबों डॉलर का पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। 160.2 बिलियन डॉलर। नहीं नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। सवाल यह है कि इतनी दौलत आती कहाँ से है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल तो है नहीं। ये नतीजा है एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी का, जिसे आज हम डी कोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। यही एक मजेदार ट्विस्ट है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, और रहते कहाँ हैं? ओमाहा के उसी घर में जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास वॉरेन बफेट की पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। उन्हें यूं ही ओमाहा का ओरैकल नहीं कहा जाता। ओरैकल मतलब भविष्य बताने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी समझ लगभग वैसी ही लगती है। लेकिन इस ओरैकल के पीछे एक बहुत ही जमीन से जुड़ा इंसान है जो अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहता है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। एक तरफ नेटवर्थ है करीब 160 बिलियन डॉलर और दूसरी तरफ सालाना सैलरी सिर्फ 1 लाख डॉलर। नहीं, ये कोई दिखावा नहीं है, ये उनकी सोच का आईना है कि वैल्यू पर ध्यान दो, फिजूल खर्ची पर नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या बफे हमेशा से ही ऐसे थे? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। ये टाइमलाइन तो वाकई कमाल की है। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीद लिया, 13 साल की उम्र में अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसमें अपनी साइकिल का खर्चा भी क्लेम कर डाला, और 15 की उम्र तक तो वो एक सफल बिजनेस बेच भी चुके थे। मतलब ये तो साफ था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। कहते हैं ना, कभी कभी एक ना सुनना सबसे बड़ा मौका बन जाता है। हार्वर्ड से रिजेक्शन मिला तो वो पहुंच गए बेंजामिन ग्राहम के पास, एक ऐसा इंसान जिसने उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ही बदल के रख दिया। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आखिर ग्राहम ने बफेट को ऐसा क्या सिखा दिया जो बाकी दुनिया को नहीं पता था? उन्होंने इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे सुनहरे नियम सिखाए जो आज भी बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा राज हैं। और मजे की बात यह है कि ये नियम मुश्किल नहीं है, पर इन्हें लगातार निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। बफेट की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ अगर एक शब्द में समझना हो तो वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी महंगी ब्रांडेड चीज को सेल में 50% डिस्काउंट पर खरीदते हैं। बफेट स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही करते हैं। वो शानदार कंपनियों को तब खरीदते हैं जब बाजार उनकी असली कीमत को पहचान नहीं पा रहा होता। ग्राहम ने उन्हें 3 बातें सिखाईं जो उनके लिए मंत्र बन गईं। पहली, आप स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप एक चलती फिरती कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। दूसरी, बाजार जब डरे, जब गिरे तो उसे अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। ये खरीदने का मौका है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, हमेशा डिस्काउंट पर खरीदो, ताकि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी को वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और हाँ, बफे इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी के बीच एक बहुत मोटी लकीर खींचते हैं। उनके लिए एक इन्वेस्टर कंपनी की सेहत और उसके भविष्य को देखता है, वहीं एक सट्टेबाज वो तो बस स्क्रीन पर ऊपर नीचे होते नंबर्स को देखता है। एक की सोच बिजनेस पार्टनर वाली होती है और दूसरे की जुआरी वाली। तो फिर सवाल आता है कि एक इन्वेस्टर को बेचना कब चाहिए? बफेट का जवाब बस इसी एक लाइन में है। वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए काम नहीं करते, वो तो जिंदगी भर की पार्टनरशिप के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बफेट की समझदारी सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर भी उनके कुछ बहुत ही मजेदार और साफ विचार हैं। चलिए उनकी प्लेबुक के कुछ और पन्ने पलटते हैं। ये बफेट का क्लासिक स्टाइल है, किसी मुश्किल बात को एकदम आसान तरीके से समझाने का। उनका मानना है कि अपना पैसा 100 जगहों पर थोड़ा थोड़ा फैलाने से कहीं बेहतर है कि आप कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों पर फोकस करें जिन्हें आप सच में अंदर बाहर से समझते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और गोल्ड यानी सोने के बारे में बफेट क्या सोचते हैं? साफ शब्दों में कहें तो ये एक अनप्रोडक्टिव एसेट है।
मतलब सोना सिर्फ चमकता है, वो खुद से कुछ पैदा नहीं करता। जबकि एक अच्छा बिजनेस वो एक फलते फूलते पेड़ की तरह है। वो लगातार कैश बनाता है, वैल्यू क्रिएट करता है और समय के साथ बढ़ता रहता है। तो बफेट प्लेबुक के कुछ फाइनल नियम क्या हैं? बहुत सीधे हैं। पहला, उसी बिजनेस में पैसा लगाओ जिसे समझते हो। दूसरा, दिमाग से ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस पर, अपने स्वभाव पर काबू रखना। और सबसे जरूरी, जब बाजार में सब लालची हो रहे हों तो आप डरो, और जब सब डर रहे हों तब आप लालची बनो। सुनने में तो बड़ा आसान है, पर करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ पैसा कमाने या जमा करने के बारे में नहीं है। असल में उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर इसे लौटाने के बारे में है, और शायद ये उनका सबसे असरदार चैप्टर है। बफेट ने अपनी दौलत का कितना हिस्सा दान करने का वादा किया है? 1-2%? नहीं, बल्कि 99%। जी हाँ, आपने सही सुना, 99%। ये इतिहास की सबसे बड़ी चैरिटीज में से एक है, जिसने परोपकार की परिभाषा ही बदल दी। और बफेट सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज की शुरुआत की। ये एक ऐसा आंदोलन है जो दुनिया भर के अरबपतियों को अपनी आधी से ज्यादा दौलत दान करने के लिए प्रेरित करता है। ये उनकी विरासत का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो बढ़ता ही जा रहा है। और ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है। जून 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो वो $60 बिलियन से ज्यादा दान कर चुके हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। ये पैसा अनगिनत जिंदगियों को बेहतर बना रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन। और अपने बच्चों को विरासत देने के बारे में भी उनकी सोच उनकी बाकी फिलॉसफी से बिल्कुल मेल खाती है। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये मकसद के बारे में है। वो अपने बच्चों को इतना पैसा नहीं देना चाहते कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही न पड़े, बल्कि इतना देना चाहते हैं कि वो दुनिया में अपना रास्ता खुद बना सकें। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वॉरेन बफेट की असली विरासत क्या है? उनके अरबों डॉलर्स, या फिर उनकी वो सीख, वो सिद्धांत जो समय से परे हैं? शायद इसका जवाब ये है कि सच्ची दौलत वो नहीं जो आप जमा करते हैं, बल्कि वो है जो आप बांटते हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।